स्कूल में ग्रेड के आधार पर जीव बांटे गए। नंबर 1 मॉनिटर ने एसएसएस ग्रेड की दिव्य नागिन चुनी, जबकि आखिरी रैंक वाले मुझे सिर्फ एक एफ ग्रेड काला भालू मिला। जल्द ही भीषण ठंड का प्रलय आया। भालू की क्षमता के कारण मैं बच गया, पर मॉनिटर की नागिन विकसित होने से पहले ही मर गई। जलन में मॉनिटर और साथियों ने मेरे भालू को मारकर उसका हॉटपॉट बना लिया। घायल होकर मैं बर्फीली आंधी में गिर पदरधा और बदले की भावना के साथ मर गया। जैसे ही आंखें खुली, मैं फिर उसी दिन पहुंच गया जब हमें आत्मिक पशु चुनने थे। पिछले जन्म की तरह मैं काले भालू को चुनने ही वाला था कि ली यानपिंग चिल्लाई, रुको। वह अपनी सीट से उठी और गोद में बर्फ जैसी सफेद चमकदार नागिन लिए मेरे पास आई। उसने तुरंत उसे मेरी बाहों में थमा दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं डिब्बे से काला भालू न उठा। उसने कहा, सफेद नाग तुम्हारे लिए है, मुझे काला भालू चाहिए। कक्षा के सभी सहपाठी भी यही चाहते थे। टीचर भी हैरान थे। इस सफेद नागिन में 80% प्राचीन रक्त था और ये स्वर्गीय नाग की वंशज थी। वहीं काले भालू में सिर्फ 20% रक्त था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कोई नहीं समझ पाया कि ली यानपिंग ने नागिन के बदले भालू को क्यों चुना। शियाओ येन, आत्मा पशु चुनना मजाक नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य के विकास से जुड़ा है। जल्दी से हुएन के साथ बदल लो। हु एन को इस सफेद नागिन की ज्यादा जरूरत है। किसी भी आत्मा पशु के साथ जल्दी अभ्यास कर सकती हूँ, पर हु वैन की प्रतिभा सामान्य है। मिश्रित रक्त वाला भालू उसका जीवन बिगाड़ देगा। मैं हु वैन से आत्मा पशु बदलती हूँ। कक्षा में अचानक सब चुप हो गए। उसकी इस निस्वार्थता से सभी दंग रहे। छोटी यान, साधना में मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। तुम्हारा दिल निर्मल और नेक है, इसलिए कमजोर आत्मा पशु के बावजूद तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। छोटे एन, अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से आभार व्यक्त करो। तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे वही काली भालू दो। ली यानपिंग की नजरें घबराईं। उसने भालू को और कसकर जकड़ लिया। उसका चेहरा सिकुड़ा था, जैसे मैं उसे सता रही हूँ। हु वैन, मुझे मत परखो, मैं अपनी मर्जी से ये सौदा कर रही हूँ। ये चालें छोड़ो, नहीं चाहिए। तभी अचानक मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने काट लिया हो। नीचे देखा तो छोटे सफेद सांप के 2 दांत धंसे थे और घाव से खून की बूंदें निकल रही थीं। उसने अपनी 2 मुंही जीभ से कलाई को छाटा, जिससे झंझनाहट सी होने लगी। इतनी ही देर में उसने मुझसे जीवन मरण का एक रक्त संबंध अनुबंध कर लिया। चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी। सबको लगा हुएन मजबूत है, इसीलिए उसने सफेद सांप नहीं लिया, पर वह दिखावा कर रही थी। एक तरफ सांप लौटाने को कहा और दूसरी तरफ चुपके से अनुबंध कर लिया, ताकि ली यानपिंग मुकर न जाए। बेकार इंसान दिखावा ही करता है। अब सांप मेरा है। अनुबंध के बाद वह सो गई। उनकी बातें सुन मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं यह सफेद सांप नहीं चाहती थी, पर उसने जबरदस्ती की। यह सांप जल्द ही बोझ बन जाएगा। ली यानपिंग को देख मुझे लगा कि वह सांप नहीं, बल्कि काले भालू के लिए लड़ रही है। शायद उसने भी पुनर्जन्म लिया है। पिछली बार उसने सांप चुना था और मुझे मजबूरी में भालू मिला। तब मुझे नहीं पता था कि जल्द ही भीषण ठंड का प्रलय आने वाला है। दुनिया का तापमान गिरकर -50 डिग्री हो गया और पृथ्वी एक बर्फीला नर्क बन गई। लंबी उम्र वाली सफेद सांप भीषण ठंड में जमकर मर गई, पर मेरी अच्छी देखभाल से काला भालू जल्दी ही वयस्क हो गया। जब प्रतिभा साझा करने की शक्ति खुली तो मुझे प्रलय की ठंड से कोई डर नहीं था। बाद में जब मैं स्कूल टीम के साथ सामान ढूंढने गई तो ली यानपिंग ने कई बार भालू को बहकाने की कोशिश की, ताकि वह उसका साथी बन जाए। बार बार ठुकराए जाने पर उसने गुस्से में सबको उकसाया कि अगर भालू का मांस खा लिया जाए तो ठंड से बचा जा सकता है। जब हम बाहर निकले तो ली यानपिंग ने साथियों के साथ मिलकर मुझे और काले भालू को मार डाला और हम उनका भोजन बन गए। ली यानपिंग की गोद में ब्लैक स्नो को देख मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। पिछले जन्म में वह भालू मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था। इस बार ली यानपिंग ने मेरी ठंड सहने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इस धोखे का बदला अब खून से ही चुकाना होगा। मैं उसे एकटक देख रही थी, तभी उसने भी अपनी आंखें घुमाकर मेरी ओर देखा। जब हमारी नजरें मिली तो उस छोटे काले भालू ने मेरी ओर ठीक 2 बार पलकें झपकाईं। मेरे दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। यह हमारे पिछले जन्म का एक गुप्त इशारा था कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर मैंने ली यानपिंग की ओर एक दया भरी नजर डाली। इस काली भालूनी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह दिखती भोली है, पर दिल से बेहद शातिर और धूर्त है। मैं काले भालू की आंखों में देख ही रही थी कि अचानक एक ठंडी छोटी जुबान ने मुझे छुआ। नीचे देखा तो मेरी बेकार सी सफेद सांप थी, जो खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। अब जागने पर मैं बेकार नहीं हूँ और पुरुष उस काले बदसूरत राक्षस को अब नहीं देख सकेंगे। मैंने उसके छोटे से सिर को हल्के से छुआ। तुम बोल रहे हो? नन्हा सफेद सांप गर्व से मेरी हथेली में कुंडली मारकर बैठ गया। मेरा नाम लिंग जू है। यदि आप मुझे महाराज कहकर संबोधित करना चाहें तो वह भी ठीक है। छोटा नितम, तुम्हें इतनी बचकानी और नादान बातें किसने सिखाई? अधिकांश अनुबंधित पशु मनुष्यों की पहल पर ही बनते हैं। ये स्वभाव से घमंडी होते हैं, केवल बचपन में थोड़े नरम होते हैं। बहुत कम मौकों पर ही वे खुद अनुबंध की पहल करते हैं। क्लास में नियमों को सुनकर सभी सहपाठी जादुई चक्र बनाकर अपने अनुबंधित पशु के साथ अनुबंध की कोशिश करने लगे, पर मैं उनमें नहीं था। अगर अपनी आंखों से न देखता तो यकीन न होता कि एक महान प्राचीन दिव्य सर्प तियाओ मंगहोई ने मुझे जबरदस्ती अनुबंधित कर लिया। लिंग शुए, तुम खुद मुझसे अनुबंध क्यों करना चाहती हो? वो औरत, वह बहुत बदबूदार है। बदबूदार? ली यानपिंग तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। स्कूल के कई लड़के उसके पीछे हैं और सब उसे खुशबूदार कहते हैं। वो सब तो अंधे हैं, उसकी आत्मा ही गंदी है। तुम्हें कैसा लगा? मेरी गोद में बैठी सफेद सांप मेरी आस्तीन में घुस गई। उसकी आवाज में झिझक थी। तुम ठीक हो? साफ और शांत। बस यूं ही मैं उंगलियों से उसकी चमड़ी सहलाने लगी। उसका स्पर्श अद्भुत था, ठंडा और मुलायम, रेशम जैसा। कभी मैं उसके सिर को छूती, कभी शरीर को। फिर मैंने उसकी छोटी सी पूंछ दबा ली। सब कहते हैं कि सांप की 7 इंच वाली जगह नहीं छूनी चाहिए, पर वह अभी छोटा है, शायद कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने पूंछ पकड़ी, लिंग शुए का शरीर बिजली सा अकड़ गया और सफेद चमड़ी के बीच की त्वचा गुलाबी हो गई। हल्की परत, रुको, तुम बिल्कुल बदमाश हो। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। वो चिढ़ गया था।
मैंने पलकें झपकाते हुए हाथ खींच लिया। बच्चे, ऐसी फालतू बातें मत सोचो। यह देखकर लिन शुए गुस्से से पूरी तरह भर गया। सांप की आंखों पर भी पानी की एक परत सी छा गई और उसने सिसकते हुए अपना सिर घुमाकर मुझसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। इसी समय ली यानपिंग ने अनुबंध की ड्राइंग पूरी कर ली और तुरंत काले भालू के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद अनुबंध का घेरा काले भालू को ढककर तेजी से घूमने लगा, लेकिन उस घेरे के अंदर भालू ने चुपके से लकीरें बदल दी, जिससे यह सामान्य अनुबंध से मास्टर सेवक अनुबंध में बदल गया, जहां भालू मालिक और ली यानपिंग सेवक बन गई। अनुबंध पूरा होते ही काले भालू ने गर्व से मेरी ओर देखा। मैंने चुपके से अपना हाथ मेज के नीचे छुपाकर उसे अंगूठा दिखाया। इसीलिए कहते हैं किसी को भी नाराज कर लो, लेकिन ईमानदार आदमी को नाराज मत करो, बुरे आदमी हो। वही नाराज आवाज फिर गूंजी। बिना देखे मैं समझ गया कि ये मेरा घमंडी, शर्मीला और चिड़चिड़ा छोटा शैतान है। मैं बुरा कैसे? मैं लापरवाही से उसके ठंडे तराजू पर हल्के से थपथपा रहा था। तुम तो अपनी पूंछ से दूसरी औरतों को इशारे कर रहे थे, वो भी एक काली बदसूरत औरत से। मैंने बहुत हल्के से कहा, भाई। एक और बात, तुम बेवजह जलने वाली छोटी सी जलनखोर हो। जैसे ही छात्रों ने अनुबंध पूरा किया, क्लास टीचर ने सबको अभ्यास सामग्री दी। मैंने एक स्नैक रख बाकी लिन शुए को दे दिए। उसने 19 स्नैक्स एक एक करके बहुत जल्दी खा ली। मेरी कक्षा से बाहर निकलने से पहले ही सारे स्नैक्स पूरी तरह खत्म हो गए थे। सभी सहपाठी मुझे देखने लगे। हु वेन पागल है क्या? हफ्ते भर की सामग्री और स्नैक्स सांप को खिला दिए। क्या उसने क्लास नहीं सुनी कि आध्यात्मिक पशु धीरे बढ़ते हैं? इतने अच्छे सांप से अनुबंध करना तो बिल्कुल बेकार गया। कुछ छात्रों को ध्यान देना चाहिए, स्नैक्स का हर महीने का वितरण सीमित है। अगर तुमने बर्बाद कर दिया तो स्कूल और नहीं देगा, समझ गए? पिछले जन्म में मैं काले भालू के प्रति उदार था। अन्य छात्र 4 हिस्से खुद रखते और एक पशु को देते, पर मैं आधा आधा बांटता था। पर सफेद सांप को मैंने 19 हिस्से दिए और खुद एक रखा। बाकी छात्रों को मैं पागल लगता था। तभी मुझे याद आया कि लिन शुए ने मेरे साथ गहरा अनुबंध किया है, जिससे हमारे प्राण एक दूसरे से बंधे हैं। अगर वह पिछले जन्म की तरह पहले ही दिन ठंड से मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। इसलिए अब इस नन्ही पूर्वज की जान सबसे कीमती है। जब बाकी छात्र अभ्यास करने चले गए तो मैं भी सफेद सांप को लेकर बाहर निकल पड़ा। जब मैं ली यानपिंग के पास से निकला, उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो, अब मेरी बारी है। काले भालू ने ठंड सहना सीख लिया है। तो अच्छी तरह से जियो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें खुद विदा करने के इंतजार में हूँ। ली यानपिंग की आंखों में हैरानी आई, जो तुरंत घमंड में बदल गई। मेरे काले भालू की वजह से मैं बच जाऊंगी, पर तुम दोनों तो प्रलय के पहले दिन ही मर जाओगे। सफेद सांप मेरी गोद से आलस में उसकी ओर देखता है, फिर सिर उठाकर ली यानपिंग पर फुफकारते हुए बदबूदार सांस छोड़ता है, जो तुरंत फैल जाती है। ली यानपिंग का आत्मविश्वास टूट गया और वह चीखती हुई पीछे हट गई। मैं ठंडी हंसी के साथ सांप को ले मुड़ गई। अब इतने सारे स्नैक्स कहाँ से लाऊं, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। मैं लिंग शुआंग को सहलाते हुए सोच रही थी कि तभी मुझे पिछली जिंदगी की वह आध्यात्मिक नस याद आई, जिसका खुलासा प्रलय से पहले हुआ था। वह अब तक अनखोजी होगी, इसलिए मैं सफेद सांप के साथ तुरंत उस ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि ली यानपिंग मुझसे पहले ही वहां थी। वह एक रईस परिवार की बेटी है, जिसके पास असीमित संसाधन है। मैं बाहरी घेरे में खड़ी देख रही थी कि वह 20 आदमियों के साथ खुदाई कर रही है। मेरी गोद में दुबका सफेद सांप देख रहा था कि कैसे एक के बाद एक चमकदार आध्यात्मिक पत्थर निकाले जा रहे हैं। लिन शुए की आंखें ललचाई हुई थी, तो मैंने झट से सांप की आंखें ढक ली। मत देखो, यहाँ के रत्नों की क्वालिटी खराब है। मैं तुम्हें कहीं और भी ले जाऊंगी। सफेद सांप को थामे मैं मुड़कर देखती रही। तभी मन में एक खुशी भरी आवाज गूंजी। क्या आप हैं? अब तुम टेलीपैथी जानते हो ली यानपिंग? उसने मुझ पर काफी खर्च किया और जागृति घास दी, जिससे मैं मानसिक संदेश भेज सकूं। आप सफेद सांप के साथ आराम करें, पत्थर निकलने पर मैं आपको बुलाऊंगा। मैं रुक गया और काले भालू की बात खत्म होते ही होश आने पर मैंने देखा कि एक सुंदर छोटा सांप मुझे शक से देख रहा है। लिंग शुआंग मेरी बाह से लिपटी थी। उसका घमंडी चेहरा मेरे सामने था और उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। लिंग शुए भी मुझ पर नाराज थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पीठ पीछे किसी और औरत से बातें की? मैंने एक हाथ से सांप की गर्दन पकड़कर बाह से उतारा और सज्जा के तौर पर उसका चेहरा दबाया। जबान संभालकर बात करो। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा में एक नर की गंध है, वही काले चमड़ी वाला, है ना? ये छोटी सांप तो काफी समझदार है। हमारे दानव अजगर कबीले में रक्त संबंध अनुबंध वाला ही जीवन भर का साथी होता है। उस भालू से कोई रिश्ता मत रखना। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। लिन शुआंग ने दुखी होकर मुझसे पूछा, छोटे बच्चे, तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या तुम्हें साथी का मतलब भी पता है? तभी अचानक उसकी ठंडी पूंछ मेरे गाल को छूकर तेजी से पीछे हट गई और वह धीरे से फुसफुसाकर बोली, मैंने तुम्हें चाट लिया है, अब तुम मेरे हो। तुम्हें मार कर दिया है, अब किसी और को छूने नहीं दूंगी। सांप नहीं कुत्ते हो तुम। मैं वहीं खड़ा रहा और होंठ फड़क उठे। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भालू के जरिए लिन शुए को कार में पहुंचाया। हम ऐसी चलाकर और तरबूज खाते हुए कार की स्क्रीन पर फिल्म देखने लगे। फिर धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब मैं जागा तो आसमान में अंधेरा हो चुका था। वीरान पहाड़ी जंगल में कहीं भी रोशनी नहीं थी, बस चारों ओर गहरा और शांत अंधकार फैला था। ठीक उसी समय भैया जल्दी आओ, वे सब चले गए हैं। मेरे सिर झुकाकर जवाब देते ही लिंग शुए मुझे नाराजगी से देखने लगी। मुझे गिल्टी लगा और उसने मुंह फेर लिया। कोई सफाई मत दो, मैं नहीं सुनूंगी, आज बात नहीं करनी। रात के अंधेरे में मैं सफेद सांप को साथ लेकर धीरे धीरे लिंग माई की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि काले भालू ने बताया था, वहाँ कोई नहीं था, बस उसे छिपाने के लिए एक जादुई घेरा बना हुआ था। मुझे वहाँ देख सफेद सांप काफी हैरान थी, पर अपनी बात पर अड्डी वह चुपचाप खड़ी रही। मैं उस घेरे के चारों ओर टहलने लगा। तभी भालू ने उसे खोलकर अपना सिर बाहर निकाला और मुझे हाथ से इशारा किया, भैया जल्दी आओ। मेरी गोद में बैठे सफेद सांप ने जब काले भालू को देखा तो गुस्से में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। मैंने झट से सांप का मुंह ढक लिया और भालू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लिन शुए, ये थोड़ा गुस्से में है। फिर वो काला भालू आगे बढ़कर मुझे रास्ता दिखाने लगा। कोई बात नहीं भैया, आपको भी दीदी से नाराज नहीं होना चाहिए। पर सफेद सांप बाइशा की आवाज मेरे मन में गूंजी।
कमाल है, ये तो ग्रीन टी है। मुझे छोड़ दो, आज मैं उसे जरूर काटूंगी। मैं जिंदा हूँ और तुम मेरे सामने इस काली लोमड़ी से छुपकर मिल रहे हो। मर्दों को बहकाने वाली वो चीज है क्या? मुझे उससे आखिरी लड़ाई लड़नी है। काले भालू के पास हल्की आभा चमकी और उसने सफेद सांप को छोड़ दिया। जमीन पर गिरी लिनशुआंग ने अविश्वास से मुझे देखा। वह बहुत धीमी गति से अपने ठिकाने की ओर बढ़ा और बार बार मुड़कर अनिश्चितता के साथ मेरी तरफ देखता रहा। तुम मुझे नहीं रोकोगे? तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे उस प्रेमी को मार डालूंगा? मैंने भालू की आध्यात्मिक शक्ति देखी। उसकी शक्ति सफेद सांप से 50 गुना कहीं अधिक थी। अब जीत किसकी होगी ये कहना वाकई मुश्किल है। मैं उसे देख मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ताकत देख लेने दो। अगर तुमने उसे काट कर मार डाला तो मैं सिर्फ तुम्हारी ही हो जाऊंगी। मेरी बातों पर सफेद सांप थोड़ा डगमगाया, फिर काले भालू की शक्ति देख डरते हुए वापस मेरे पैरों के पास आ गया। यह जीव वाकई कमजोरों को दबाने वाला और ताकतवर से डरने वाला है। भालू ने मिठाइयों को 3 हिस्सों में बांटा, एक बहुत छोटी, दूसरी छोटी और तीसरी पहाड़ जैसी विशाल ढेरी थी। लिनशुए उस बड़ी ढेरी को अपनी ललचाई नजरों से देखने लगी। यह सांवला आदमी वाकई तुम्हारे लिए बहुत उदार है। ढेरी की ओर इशारा किया। ये आपकी साधना के लिए काफी है, इन्हें रख लें। उस ढेर पर इशारा कर ये सब दीदी को दे दो। लिनशुआंग चिल्लाई। शायद यह तुम्हें पसंद नहीं करता, ये तो बस मुझे खुश करने की कोशिश में है। मैंने लिनशुआंग से कहा, क्या तुम हमेशा प्यार की ही बातें करती हो? वह नाखुश थी पर स्नैक्स खोने के डर से शांत हो गई। फिर मैंने काले भालू से पूछा, क्या सब ले जाने पर ली यानपिंग तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? उसने कहा, अब वह मेरी हर बात मानती है। अगले दिन आध्यात्मिक नस को खाली देख ली यानपिंग दंग रह गई। तुम ये स्नैक्स खत्म कर दिए तो? इतनी छोटी आध्यात्मिक नस तो दांतों में भी नहीं फंसेगी। तुमने ही कहा था कि आधे महीने में ठंड सहने की शक्ति जगानी है। मुझे लग रहा है कि मैं जागरण के करीब हूँ। काले भालू ने सिर हिलाया। यह सुनकर ली यानपिंग का चेहरा कुछ बेहतर हुआ। जागरण अच्छा है पर तुम्हारी रक्त रेखा कमजोर है। इतना खाकर भी शक्ति मामूली बढ़ी। अगर मेरी रक्त रेखा घटिया थी तो चुना क्यों? मैंने मिन्नत नहीं की थी। अब मानसिक दबाव इतना है कि शायद प्रतिभा जागृत न हो पाए। ली यानपिंग ने सोचा, पखवाड़े बाद ठंड खत्म होने पर भालू की यह प्रतिभा बहुत काम आएगी। दबाव मत लो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हारी रक्त रेखा कमतर होती तो मैं तुम्हें चुनता ही नहीं। मुझे साधना के लिए बस 10 ट्रक स्नैक्स चाहिए, जल्दी इंतजाम करो। ये ज्यादा नहीं है ना? इससे शायद मैं शीत प्रतिरोध जैसी उच्च प्रतिभा जागृत कर लूं, जिससे 10 किलोमीटर तक सब ठंड से बच सकें। पूरे 10 किलोमीटर। ली यानपिंग की आंखों में लालच की सुनहरी चमक आई। अगर वह भीषण ठंड में 10 किलोमीटर तक सबको ठंड से सुरक्षित रख सके तो फिर वह प्रलय की रानी जैसी ही होगी। ठीक है, 10 ट्रक मिल जाएंगे। पादरी के आने से पहले सब हो जाएगा। ली यानपिंग घर में ताकतवर है पर सब उसकी भीषण ठंड की प्रलय वाली बात को एक मजाक मानते हैं। वे उपहास करते हैं कि वह पत्थर के ट्रकों में रखे स्नैक्स से एक मामूली आत्मा जानवर को सिर्फ सर्दी से बचने की प्रतिभा के लिए जगा रही है। इस विचार पर उसे घर से कोई समर्थन नहीं मिलता। ली यानपिंग को अपने माता पिता द्वारा बचपन से दी गई सारी चीजें बेचनी पड़ी, घर, कार, ब्रांडेड बैग और गहने। जब मैंने स्कूल में उसे दोबारा देखा तो वह वही पुराने कपड़े पहने थी और लंच में सिर्फ एक सादा सफेद आटे का बान और पुरानी लाओ गान मा चटनी खा रही थी। साफ था कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी काले भालू पर खर्च कर दी थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके खरीदे ट्रक भर स्नैक्स में से भालू ने बहुत कम रखे। बाकी 99.99% मेरे और सफेद सांप के पास आ गए। मैंने अपनी साधना और आध्यात्मिक शक्ति के अभ्यास के लिए थोड़े स्नैक्स रखकर बाकी सब सफेद सांप को दे दिए। सफेद सांप ने लिंगशी को तेजी से निगल लिया और वह गहरी नींद में सो गया। उसके पास रखे स्नैक्स एक खिंचाव से तुरंत पाउडर में बदल जाते थे। सांप की साधना से मिली आध्यात्मिक शक्ति ने मुझे पिछली जिंदगी से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। वहीं ली यानपिंग के पास अब क्लास के बाकी छात्रों से भी कम शक्ति बची है। काले भालू ने एक भी स्नैक खुद पर खर्च नहीं किया और वह उसे धमकाता है कि अगर उसकी प्रतिभा जागृत नहीं हुई तो वह उसे पहले ही चेतावनी दे रहा है। सब कहते हैं कि ली यानपिंग अब बेकार हो गई है। स्कूल के पहले दिन सबसे कमजोर भालू चुनने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इन अफवाहों और कानाफूसी के बीच ली यानपिंग बस वो बोली, देख लेना, बाद में सब जान जाएंगे कि मैं ही सही थी। एक रात अचानक तापमान तेजी से गिर गया और दुनिया भर में बर्फ गिरने लगी। जून में बर्फ गिरना सबको बहुत अजीब लगा, लेकिन अगले दिन दोपहर तक जब वैश्विक तापमान -20 डिग्री पहुंच गया तो लोग धीरे धीरे चिंतित होने लगे कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली। बर्फ लगातार तेज होती जा रही थी, रुक नहीं रही थी। लोग बर्फीले संकट से डरे। अनहोनी के डर से स्कूल ने छात्रों को वापस बुला लिया। हॉस्टल में ली यानपिंग ठंड से कांपते हुए रजाई में लिपटी थी। साधना न करने से उसकी शक्ति कम हो गई थी और वह आम लोगों जैसी ही थी। उसकी नाक ठंड से लाल थी और वह बार बार टिश्यू से उसे पोंछ रही थी। काले भालू, तुम्हारी प्रतिभा जागृत हुई या नहीं? 10 दिन बीत चुके थे। काला भालू काफी बड़ा होकर किशोरावस्था में था और ली यानपिंग के मन में अब संदेह होने लगा। चिंता मत करो, जल्दी होगा। पिछली जिंदगी में हु वेन गरीब था और खंडहरों की खोज के बाद भी उसके पास भालू के लिए स्नैक्स नहीं थे। इस जन्म में मैंने इतने सारे संसाधन दिए, फिर भी तुम्हारी प्रतिभा जागृत क्यों नहीं हो रही? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं ये मेहनत किसके लिए कर रही हूँ? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो अपनी शक्ति तुम्हारे साथ साझा करना चाहती थी, पर अब लगता है ये स्नैक्स तुम्हें वापस कर दूं। मेरी फर मोटी है, मैं ठंड में नहीं मरूंगी। मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में कह दिया। ये आध्यात्मिक पत्थर तुम ही रखो, तुम्हारी प्रतिभा का जागृत होना सबसे जरूरी है। काला भालू हुंकारा। जाओ नीचे से चीजें उठाओ।
नाश्ता चबाते समय काले भालू ने ली यानपिंग के शरीर में थोड़ी सी गर्माहट भेजी। उसे डर था कि असली प्रलय आने से पहले ही कहीं वह ठंड से न मर जाए। इस गर्माहट को महसूस कर ली यानपिंग का शक अब पूरी तरह दूर हो गया। अनुबंध के अनुसार साधना के दौरान दोनों एक दूसरे को अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लौटाते हैं। भालू से मिली बेहद कम शक्ति से यह साफ था कि उसने खुद भी बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की है। ली यानपिंग को यह नहीं पता था कि काले भालू ने कम आध्यात्मिक शक्ति नहीं ली थी, बल्कि उनके बीच हुए मालिक सेवक अनुबंध के कारण शक्ति लौटाना पूरी तरह उस भालू की मर्जी पर ही निर्भर था। उधर दूसरे डॉर्मेट्री में मैं बिस्तर के सहारे बैठकर फिल्म देख रही थी और कमरे के सारे स्नैक्स खत्म हो चुके थे। कालीन पर सो रही वह सफेद सांप अब शावक अवस्था से बाहर निकलकर वयस्क बन चुकी थी। बाल्टी जितनी मोटी और बर्फ जैसी सफेद चमकती हुई। मैं बिस्तर से उतरकर उसकी फांकों को छूती हूँ और उसके भीतर की जबरदस्त जीवन शक्ति को गहराई से महसूस करती हूँ। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थीं। असली प्रलय अब शुरू होने वाली थी। इस जीवन में सफेद सांप प्रलय के पहले दिन ठंड से नहीं मरेगी। 12 बजते ही घड़ी की आवाज गूंजी और तापमान अचानक गिरकर -50 डिग्री हो गया। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और सफेद सांप की शक्ति के कारण मैं इस ठंड को नजरअंदाज कर सकती हूँ। बाहर बर्फ एक मंजिल तक जम चुकी थी। क्लास टीचर ने ग्रुप में चैन मैसेज शुरू किया ताकि सब अपनी स्थिति बता सकें और जरूरत पड़ने पर स्कूल बचाव कार्य शुरू कर सके। स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण मैं स्वयं सेवक बन गई और अलग अलग हॉस्टल में जाकर सामान बांटने लगी। जब मैं ली यानपिंग के कमरे के बिल्कुल पास पहुंची तो मैं वहां से सीधे नीचे कूद गई। बाद में जब कई छात्राओं ने ग्रुप में सामान मिलने की पुष्टि कर दी, तब ली यानपिंग ने मुझसे पूछा का सामान कहाँ है? मैंने ग्रुप में तस्वीरें बतौर सबूत भेजी कि ली यानपिंग ने सुपरमार्केट से सामान स्कूल में जमा किया है। स्कूल ने कहा कि भारी बर्फबारी से सामान की बहुत कमी है। क्या ये सामान उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? सभी छात्र ग्रुप में मैसेज करने लगे। क्या मॉनिटर को पता था जो उसने इतना सामान लिया? क्या वह ऐसा कर सकती है? आखिर यह भलाई के लिए था। सोचिए, वो सामान के लिए लड़ रही है और लोग उसे नैतिकता पर परखने लगे। मुझे फंसाकर खुद क्यों छुप रही हो? ठंड खत्म होने का पता था ना, अपना जमा सामान सबको बांटती क्यों नहीं? मैंने नूडल्स के 2 खाली डिब्बे बाहर फेंक दिए। मुझे नहीं पता तुम किस भीषण ठंड की बात कर रही हो। सबको पता है कि मेरे घर की हालत खराब है। मॉल में सेल देखकर मैंने बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स खरीदे और सहपाठियों में बांट दिए। सबको मिले 10-10 पैकेट हुए अपने पास से दिए हैं। सहपाठियों के तानों पर ली यानपिंग जवाब नहीं दे पाई और ग्रुप में सब चुप हो गए, लेकिन मुझे प्राइवेट मैसेज करने लगे। खिला दो, भले ही अच्छी छवि बना ली, पर तुम्हारा वो बेकार सफेद सांप अब तक ठंड से मर चुका होगा। ये सोता हुआ सफेद सांप बिल्कुल एक पौधे जैसा लग रहा है। बंद आंखों के बावजूद इससे निकलती प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा साफ बताती है कि यह जीवित है। असंभव, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। वो कमजोर सांप इतनी ठंड में अब तक मर चुका होगा। जम्हाई लेते हुए मैंने यानपिंग का मैसेज अनसुना कर दिया। सुरक्षा के बावजूद इस ठंड में मुझे कंपकंपी हो रही थी। जैसे ही मैंने कंबल के लिए अलमारी खोली, एक जानी पहचानी गर्माहट मुझ में समा गई। यह काले भालू की शक्ति थी। आश्यों, बिना अनुबंध के भी तुम अपनी तकनीक मुझसे साझा कर रहे हो। अब मैं ठंड सह सकता हूँ। तभी मुझे याद आया कि काले भालू की क्षमता केवल ठंड नहीं बल्कि शक्ति के साथ ठंड सहने की थी। पिछली जिंदगी में मेरी सीमित ताकत और स्नैक्स की कमी से वह पूरी तरह जागृत नहीं हो पाया था। तब उसने मुझे बचाने को जबरन आधी अधूरी क्षमता ही जागृत की थी। ली यानपिंग अब कैसा है? भालू ने विजुअल शेयरिंग शुरू की। उसे भरोसा था कि अब वह सर्दी से नहीं डरेगा, इसलिए ली यानपिंग ने अतिरिक्त रजाई नहीं ली थी। इस वक्त वह खुद को पतली रजाई में लपेटे हुए थी और उसका चेहरा ठंड से नीला था। क्या तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ? कहते हुए काला भालू बिस्तर पर कूदा और उसे अपने नीचे दबा लिया। फर्श से टकराते ही हड्डियां टूटने की आवाज हुई और ली यानपिंग दर्द से दांत पीसने लगी। सुनो, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने जागृति में सफलता पाली है। ली यानपिंग की आंखें चमक उठी। वह भालू द्वारा बिस्तर से गिराए जाने की बात भूल गई। जल्दी करो, मुझे ठंड लग रही है। मैंने तुम्हें जगाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी और टॉफियां खर्च की हैं। मैं तुम्हारी मालिक हूँ। हमारे अनुबंध के मुताबिक तुम्हारी शक्ति पर मेरा पूरा हक है। ली यानपिंग ने अनुबंध के जरिए भालू की शक्ति लेनी चाहिए, पर उसे एहसास हुआ कि वह इसे सक्रिय नहीं कर पा रही है। अपनी आंखें खोलकर तो देखो, आखिर हमने क्या अनुबंध किया है। अनुबंध को ध्यान से जांचते हुए ली यानपिंग ने वहाँ 2 जादुई संरचनाएं और उनमें किए गए बदलावों को देखा। देख लिया, यह मालिक सेवक अनुबंध है। तुम मेरी क्षमताएं साझा नहीं कर सकते। ली यानपिंग बेसुध रह गई। तुमने भी हस्तक्षेप किया था। सिर्फ मैं ही नहीं, हुएन भाई भी पुनर्जन्म ले चुका है। पिछले जन्म में तुमने हमें मारकर खाया था। अब हमारा बदला लेने का समय है। भले ही तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो, हुएन का अनुबंध उसी बेकार सफेद सांप से है। सांप के मरते ही अनुबंध के कारण हुएन भी मर जाएगा। ली यानपिंग की आंखों में डर था, पर भालू बिना और बात किए चला गया। भीषण ठंड के कारण अब तापमान का विवरण नहीं दिया जाता। पिछली बार की तरह बिजली, पानी और इंटरनेट पूरी तरह ठप हो गए। इस रात के बाद कई लोग फिर कभी नहीं जागे। 5 दिन और बीत गए। स्कूल का अनुशासन बिगड़ गया था। छात्रों का सामान खत्म होने पर वे दूसरों का खाना छीनने लगे। बाहर कुछ ताकतवर छात्र मुझ पर नजर गड़ाए थे। भालू की ठंड से बचाने वाली और सांप की प्रचुर आत्मा शक्ति के कारण अब शिक्षक भी मेरे मुकाबले नहीं थे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। बाहर दरवाजा पीटने की आवाज के बीच मैंने अपनी हथेली में शक्ति जुटाई ही थी कि अचानक एक ऊर्जा की लहर महसूस हुई। अचानक मेरे कमरे से एक ऊर्जा लहर फैल गई और बाहर अफरा तफरी मच गई। कंबल पर कुंडली मारे सफेद सांप की दिव्य चेतना से आवाज गूंजी, दफा हो जाओ। उसकी ठंडी आवाज सुनकर लोग घबराकर भाग गए। मैंने उससे सहलाते हुए पूछा, लिन शुए, क्या तुम जागने वाली हो? उधर ली यानपिंग के हॉस्टल में घुसे लोगों को काले भालू ने भगा दिया। ली यानपिंग जमीन पर पड़ी थी और उसकी टूटी हड्डियों के घाव से बदबू आ रही थी। मई बेहोश होने ही वाली थी। तभी भालू ने थप्पड़ मारकर उसे जगा दिया। वो भालू अपनी पिछली जिंदगी की यादों के कारण बहुत बदला लेने वाला था।
झांग ने ली यानपिंग के साथ मिलकर अपने दुश्मनों को ढूंढ निकाला, फिर स्कूल में बचे उन लोगों को भी मार डाला जिनसे उसका कोई बैर नहीं था। अब काले भालू ने खुद को छिपाना छोड़ दिया और अपनी स्किल 15 का इस्तेमाल किया। पूरे स्कूल में हर किसी के शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई, मानो कोई दैवीय कृपा हो। मरणासन ली यानपिंग को भी आखिरकार सर्दी से राहत मिली। दूसरों के लिए यह आशीर्वाद था, लेकिन उसके लिए यह जीवन शक्ति को तेजी से खत्म करने वाला मौत का फरमान था। न केवल हड्डियां, उसकी आंतें भी पहले ही फट चुकी थीं। ठंड ने सड़न रोकी थी, पर अब सब कुछ माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट की तरह पिघलने लगा। ली यानपिंग के अंग असंतुलित हो गए। वह सुन्न पड़ी शरीर घसीटती रही जैसे कोई आरामदायक आसन ढूंढ रही हो। उसकी इंद्रियों से बैंगनी बर्फ बहने लगी और मरते वक्त उसकी आंखें खुली रहीं। मरना अच्छा रहा। उस सुबह शरीर में गर्माहट महसूस हुई। आंखें खोली तो खुद को एक कोमल शरीर से लिपटा पाया। वह सुंदर चेहरा, दूधिया त्वचा और थकी पर आकर्षक आंखों वाला था। उसकी बंद पलकें तितली के पंखों सी थीं और सफेद बाल झड़ने की तरह मुझे ढके हुए थे। उसका गर्म शरीर चांदनी सी परी जैसा था। मेरे हिलते ही उसकी कांपती आंखें खुली, जिनमें अमानवीय पुतलियां थीं। जानी पहचानी खुशबू पाकर मैंने पुकारा, लिंग शुआंग। उसके होंठों पर मुस्कान उभरी। वह झटके में पलटकर सीधे मेरे ऊपर सवार हो गई और ठंडी हवा मेरी त्वचा से टकराई। साथ ही उसके शरीर की ठंडी और गर्म खुशबू मुझे घेरने लगी। जब वह झुककर करीब आई, उसके सफेद बाल मेरे चेहरे पर बिखर गए, जिनमें भीनी खुशबू थी। मैं घबराकर उसे देखने लगी। उसका सुंदर चेहरा करीब था और त्वचा जेड जैसी पारदर्शी और मोहक थी। उसकी पीठ के पीछे सफेद सांप की पूंछ लहरा रही थी और उसकी आकर्षक आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। क्या उस आदमी ने इन सम्मानित महाशय को फिर से याद किया? आदमी और महाशय शब्दों से मैं समझ गया कि यह लिन शुए ही है। मैं शांत होकर उसे देखने लगा। तुम्हें आखिरकार जागने की फुर्सत मिली। वह हल्के से हंसी। उसकी हंसी बहुत मधुर थी। क्या तुम इस महाशय की चिंता कर रहे थे? अगर तुम मर जाती तो मुझे भी तुम्हारे साथ दफन होना होता। वह झुककर मेरे चेहरे को चूम लिया। तुम्हारा मुंह सख्त है। मैंने उसे धकेला। लिन शुए, रूप बदलने के बाद क्या यही पहला काम था? लिन शुए और गहराई से हंसी। ये पहली बार नहीं था। इन्होंने पहले तुम्हें चाटा है। हम मुहर लगा चुके हैं। इतने दिनों बाद वह इसलिए जागी क्योंकि वह अपनी जन्मजात प्रतिभा को जागृत कर रही थी। लिन शुए का खून शुद्ध होने से इसे जगाना बाकी जानवरों से मुश्किल था। अच्छा हुआ कि वह सफल हुई। लिन शुए, तुम्हारी प्रतिभा क्या है? उसने लापरवाही से पूछा। क्या? मैंने उसे अजीब नजरों से ऊपर नीचे देखा तो उसने मुझे घूर दिया। तुम क्या सोच रहे हो? बात करते करते पता नहीं कब बाहर की बर्फ रुक गई थी। भारी बादल एक एक करके छंटने लगे और आसमान में बहुत दिनों बाद सूरज निकला, जिसकी गर्माहट धरती पर फैल गई। मैंने स्कूल के अंदर से खुशी की आवाजें सुनी। देखो सूरज निकल आया। पारा ठंडा नहीं रहा। बढ़िया। अंततः प्रलय का समय खत्म होने वाला है। लिन शुए शांत हुई। त्यान याओ मंग प्राचीन दिव्य पशु, मेरी जन्मजात शक्ति सब जीव है। लिंग शुए का चेहरा कान के पास था। उसकी सांसें गर्दन पर महसूस हुई और सांप की पूंछ कमर पर लिपटकर कसने लगी। हुएन, मैंने पूरी दुनिया को बचाया है। अब तुम मुझे क्या इनाम दोगी? मैंने खिड़की के बाहर जीवंत संसार को देखा, फिर पास बैठी इस सुंदर स्त्री को। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। छोटे बच्चे, क्या सोच रहे हो? लिन शुए गुस्से में मुझे घूर रही थी। उसकी सफेद सांप की पूंछ पीछे हिल रही थी, पर उसकी चांदी जैसी आंखों में मुस्कान थी। तभी बाहर से एक परिचित आवाज आई, भैया। भैया, मैंने भी अपना रूप बदल लिया है। दरवाजा खोलते ही एक छोटे कद की लड़की दिखी, जिसके सिर पर भालू के कान थे। मैं तुरंत समझ गई कि वह काली भालू है, क्योंकि उसका रंग गहरा गेहुआ था। भालू के रूप में वह काफी विशाल थी, पर अब एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। लिन शुए मेरे पास से वह बोली, इतनी बदसूरत बहन। मैंने कहा, मैं सुंदर हूँ। काली भालू उदास थी। मैं भालू और सांप को लड़ते देख मुस्कुरा उठा। पिछली बार ली यानपिंग ने हमें मारा था। इस जन्म में हमने बदला लिया और नई जिंदगी पाई। ठंड खत्म हुई और मेरी कहानी अब शुरू हुई है।